कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज जो है आर्मी अग्निवीर जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अ, फर्स्ट जून का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर समाप्त हुआ है, बिल्कुल हम जो है आपके सामने 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को लेकर हाज़िर हैं, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम दे के आए हैं, बिल्कुल ही अपना जो है हर एक प्रश्न मिला लो कि कितने आपने प्रश्नों को सही किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम क्लास को फटाफट से करेंगे क्योंकि प्रश्नों को बनाने में हमें टाइम नहीं देना है क्योंकि देखिए, बात है कि यहाँ पे हम क्लास करने नहीं आए हैं, जो-जो प्रश्न पूछा गया उसको हम फटाफट से कर लेंगे और जिनका आगामी दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, तो बिल्कुल देखिए आज 1 जून का जैसे पेपर स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका अगला शिफ्ट जिनका भी पेपर है, उनका भी ऐसा ही पेपर आने वाला है, तो वो प्रॉफ़िट आपको बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से हम पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखिए जिनका भी पेपर कल है या परसों है, तो हम आज के तीनों ही शिफ्ट का जब पेपर समाप्त हो जाएगा, तो शाम में हम जो है आपके लिए 8 जो है पीएम पर एक स्पेशल क्लास आएगा जिनका पेपर कल 2 जून को होने जा रहा है, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा या आगामी किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम होगा, तो जैसा आज का जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा गया, हम उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को कवर कर देंगे ताकि आपको बिल्कुल बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है वहाँ से। पहला प्रश्न देखिएगा हम लोग तेज़ी में करेंगे, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? हम फटाफट से तेज़ी में चलेंगे, आपको ध्यान देते रहना है, आप अपना मिलाते रहिए। पूछा गया था पहला प्रश्न कि प्रसिद्ध जो है काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के किस राज्य में स्थित है? और यह जो है किस विशेष जानकारी के संरक्षण के लिए जो है जाना जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो है प्रसिद्ध काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर इतना आपको पता है, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लिए होंगे। ये कहाँ पे पड़ता है? असम में और एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। मैंने ये बार-बार कहा था कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे पूछा गया था कि जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों से पूछा गया था। फटाफट से आपने कौन-सा उत्तर लगाया है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिए मेरे साथ, ठीक है? जो एग्ज़ाम दे के आए हैं और जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, बिल्कुल आप टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को रख सकते हो क्योंकि पेपर आपके भी दिन ऐसा ही आने वाला है, बिल्कुल। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न का शुरुआत जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगा के आए हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को लगा के आए हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था थल सेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना के प्रशिक्षण का कमान कहाँ जो है स्थित है? क्वेश्चन नंबर तीसरे तीसरे नंबर प्रश्न के आपको राइट उत्तर बताने हैं। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे लगा के आए हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है शिमला ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों से पूछा गया था कि लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो है प्रमुख बंदरगाह था, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल मैंने आपको क्लास में ये सारे प्रश्न कराए थे। और जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, उनका तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है और अभी भी टाइम है आपके पास। अगर आप अभी से भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम कल, परसों या किसी भी दिन हो, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। शाम को डेली 8 पीएम पे और सुबह में आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हम 4 एएम पे मिलेंगे। 2 क्लासेज ऐसा होगा, जो रामबाण होंगे और वहाँ से 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? तो ये जो है लोथल गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत के संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
क्वेश्चन नंबर 5वां में पूछा गया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत के संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो आपने बिल्कुल लगा दिया होगा कि लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष चाहिए। मैंने आपको क्लास में बेहतर तरीके से बताया था और जिन्होंने भी सी लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और इसकी कमी से स्कर्विक रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और इसकी कमी से स्कर्विक रोग होता है? ये पिछला बार भी पूछा गया था और इस बार भी प्रश्न ये पूछा गया है। तो स्कर्विक रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को लगाया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7वां का जो है राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार का जो है दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को जिन्होंने भी बता के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है और क्यों? बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है और क्यों? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 8वां पूछा गया था। और जो भी मेरे दोस्त बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है और क्यों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी को लगाए हैं कि टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका जो है गलनांक बहुत उच्च होता है। ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 9वां नंबर प्रश्न। आपसे पूछा गया था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का स्राव करती है? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से पूछा गया था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का स्राव करती है? तो पित्त रस का स्राव कौन सा मानव शरीर की ग्रंथि करती है? तो जिन्होंने बताया है यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे सी को लगा के आए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने सी को लगा के आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जब जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो उसका जो है रंग कैसा हो जाता है? जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं धुधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था औसत एवरेज से रिलेटेड प्रश्न था। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 11। ये गणित का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होने वाला है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगर आप सिंपली इसको समझोगे तो आपको सबसे पहले अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। जिसको पता था वो बिल्कुल आसानी से कर लिया होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर होता है आपका 5, फिर होता है आपका 7, फिर होता है आपका 11। तो औसत निकालना है तो राशियों की योग बटा राशियों की संख्या आपको यहाँ पे कर लेना है और बटा में कितना हो जाएगा 3 और 2 5। तो आप देख लो यहाँ पे 18 5 23, 23 3 26 2 28, 28/5, 5 छक्का 5 पचे 25 और 5 छक्का 30, 5.6। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न है कि 5,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन नंबर
12 में आप लोगों से पूछा गया था कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था कि जो है 5,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होने वाला है। फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। आपने क्या लगाया था? मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर और बट्टे में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 पचे 15, 15 पे ये 1 जीरो और ये 1 जीरो, 2 जीरो लग जाएगा। 1500 जो है रुपये यहाँ पे ब्याज था। ऑप्शन नंबर अगर आपने भी ए लगा के आए हैं तो आपका क्लियर राइट उत्तर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को लगाया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत सिंपल प्रश्न था और आपने आसानी से इसको कर भी लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए पूछा था क्वेश्चन नंबर 13 में कि कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न था कि यदि ए किसी कार्य को जो है 10 दिनों में और बी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कार्य और समय, यदि किसी यहाँ पे कह रहा है कि कोई ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है जो किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो ए जो है 10 दिनों में कार्य कर रहा है और बी जो है यहाँ पे 15 दिनों में कार्य कर रहा है और कह रहा है कि ये दोनों लोग मिल जाए, ये दोनों लोग मिल के कार्य करें। तो हम दोनों लोगों को मिलाना है तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 30। अब देखिए 10 के पहाड़ में 10 तिया 30 और 15 दूना 30। एक दिन में 10 ए जो है 3 काम करता है, बी जो है 2 काम करता है, तो टोटल हो जाएगा काम 5। टोटल काम कराना कितना है हमें 30। ये टोटल वर्क है, 30 काम कराना है और एक दिन में ये दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो 5 छक्का 30। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है कि एक वस्तु को 720 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की जो है हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एक वस्तु को 720 में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि होता क्या है क्रय मूल्य। जैसे अगर हम 100 रुपये में कोई सामान खरीदते हैं और उसे 90 में बेच देंगे तो ये हमारा जो है यहाँ पे 10% का क्या हो जाएगा, हानि। 10% का क्या होगा, हानि। वही ये बात कह रहा है कि 10% का हानि हुआ है कितना में, 720 में बेचने पर 10% का हानि हुआ है। अगर क्रय मूल्य हमें निकालना है तो अर्थात 100 रुपया में हमारा क्रय मूल्य 100 है तो 100 का ही हमें निकालना है और 90 नीचे हो जाएगा। तो 9 8 72 अर्थात 8 से 100 में गुणा करेंगे। 800 रुपया उस वस्तु का प्राइज है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त ए को चुने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया था कि जो है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 सेमी है, उस मैदान की परिधि कितनी होगी। क्वेश्चन आपके सामने पूछा था 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है और क्या आप लगा के आए हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। सिंपल है, अगर आपको थोड़े से फार्मूला पता है और अगर आपने क्लास मेरा किया होगा तो मुझे लगता है आप कर लिए होंगे, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शाम में 8 PM पे जो क्लास होगा रामबाण, बिल्कुल जिनका पेपर कल है और उनके लिए सुबह के 4 AM पे भी एक क्लास आएगा। अगर आप ये दोनों क्लासेज कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपका 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट ही आने वाले हैं और बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा वहाँ से। अब देखिएगा
वृत्त की त्रिज्या दी गई है, उसकी परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू दिया है 14। आप यहाँ से कर लो, 7 के पहाड़े में 2 मर्द में 2 दूना के 4, 4 में 22 से गुणा करो, 22 चौका 88। 28 सेमी जो है अगर आपने भी बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए सरलीकरण बोर्डमॉस के नियम के अनुसार यहाँ पे बताया गया है, कह रहा है कि 25 - 5 गुणे 2 + 3 भागे 5 बराबर क्या होने वाला है। अब इसको जो है बोर्डमॉस के नियम अगर आपको पता है तो उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अगर आपको बोर्डमॉस का नियम आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। बोर्डमॉस में कहता है सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना है, उसके बाद से मझौला, उसके बाद से बड़ा। और दूसरा नियम होता है कि जो है सबसे पहले आपको भागा हल करना है, फिर गुणा, फिर जोड़ और अंत में घटाओ। तो ये दोनों अगर आपको पते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने सॉल्व किया तो ये छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। फिर गुणे है यहाँ पे है 5 और यहाँ पे भागे है 5। तो सबसे पहले बताओ गुणा करोगे या भाग करोगे। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे भाग, ये 5 से 5 में भाग दे दो, 1 आ जाएगा, 5 में 1 से गुणा करोगे 5 ही होगा। और इधर है 25, 25 में से 5 को माइनस करोगे ये आ जाएगा आपका 20। मुझे लगता है कि अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछा था कि जो है अनुपात और समानुपात के प्रश्न, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9, तो ए अनुपात सी का मान क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको बताना है। यदि अनुपात समानुपात से प्रश्न था कि यदि ए अनुपात बी बराबर यहाँ पे दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है, तो ए अनुपात सी का वैल्यू आप मुझे बताने की कोशिश करोगे। इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे गए थे। हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी, 3:4, बी अनुपात सी 8:9, यहाँ से 4 इधर आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 तरीके 24। हम तो यहाँ से डायरेक्ट काट भी सकते हैं, चलो 8 चौका 32 और 9 चौका 36। ये किसके पहाड़े में आता है, हमसे पूछा किसका है, ए अनुपात सी। ए अनुपात सी अर्थात बी का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 12 के पहाड़े में 2 मर्द में और ये 12 के पहाड़े में 3 मर्द में, तो 2:3, 2:3 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी लगा के आए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लिखा है प्रतिशत, परसेंटेज से रिलेटेड कि किसी संख्या का 40% 120 है तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि किसी संख्या का अगर आप 40% निकालोगे तो 120 हो जाएगा, तो वह संख्या क्या है। अब देखिएगा इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना था, बिल्कुल सिंपल था। आप सबसे पहले देखो, कोई संख्या आपको पता नहीं है तो मान लो x है, उसका 40% निकालना है, अर्थात 40 बटे में हो जाएगा 100 बराबर 240। अब यहाँ से क्या करना है, आपको x का वैल्यू निकाल देना है, बिल्कुल सिंपल है x का वैल्यू निकालना। अब देखो ये तिरछा तिरछी गुणा होगा, इधर गुणा में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 40x, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, ये तिरछा तिरछी इधर गुणा हो जाएगा 24 और 2 जीरो और आ जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो ये यहाँ से 40 के पहाड़े में कट जाएगा, कितना 4 छक्का 24 और 2 जीरो लग जाएगा। 600 जो है वह संख्या है जिसका अगर आप 40% निकालोगे तो 240 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, परसेंटेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और वह जो है 400 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। थोड़ा सा ये घुमाया है प्रश्न, थोड़ा सा, पर अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ के गए हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं।
बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप समझोगे, 2 लोग उम्मीदवार हैं, एक तो हो गया है, जीत गया है और एक हार गया है। जीतने वाले को मिला है 60% और हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%। बिल्कुल बात सही है। ये कह रहा है कि भाई साहब 60% मिला है पर 400 फोटो से जीता है। जीता कितना से अगर आप देखोगे, 40 इसको मिला है और 60 इसको मिला है, तो 20% से जीत रहा है। ये कह रहा नहीं, 400 वोट से जीत रहा है। यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे, 20 दूना का 40, 20 आ जाएगा। टोटल वोट कितना का पड़ा है देख लो, 20, 40, 60% इसको, 20, 40% इसको, तो 40 और 60 कितना परसेंट वोट पड़ा है? 100। तो 100 गुणे कर देना आप 20, क्योंकि 1% का वैल्यू 20 आया, तो 20 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी। 2000 वोट जो है टोटल यहाँ पे पड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अनुपात और आय। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 5:6 हो जाता है। राम की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो इनके वर्तमान आयु का जो है वैल्यू हमें निकालना है। देखिए सिंपल तरीका है। इस समय राम और श्याम के वर्तमान आयु कितना है? तो राम का अगर एज है 4 वर्ष, तो श्याम का एज है 5 वर्ष। एक्स लगा लो जब भी अनुपात में दिया है। 5 वर्ष बाद अगर जाना है तो इन दोनों पे 5 5 प्लस कर दो, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात है। तो इनका एज हो जाएगा 5:6। अब यही इसी को तो सॉल्व कर लेना है। यहाँ से गुणा कर लो, 6 चौका 24x और 6 5 हो जाएगा 30, बराबर। इधर 5 से गुणा करोगे नीचे, तो 5 5 25x और 5 5 25। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 30 है तो इस 25 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25, बराबर। ये 24 जाएगा इधर तो माइनस का 24x हो जाएगा। 25 में से 24 जाएगा x, अर्थात 30 में से 25 जाएगा 5, बराबर हो जाएगा x। अब आपसे पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु। राम कौन है? यहाँ पे देखो, राम का कितना है? 4x, तो 4 गुणे 5, 4 5 20 वर्ष का जो है कौन है? राम है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक मोटरसाइकिल सवार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक पुल को 12 सेकंड में पार करता है, तो पुल की लंबाई। तो देखिए पुल जो बना होगा, अर्थात इसकी लंबाई हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे x। तो यहाँ पे हमें निकालना है, स्पीड दिया है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हमें कितना, मोटरसाइकिल का चाल है 72, तो चाल बराबर दूरी, दूरी हमें पता नहीं है और समय पता है कितना देर लगा है, 15 सेकेंड। इधर समय में सेकेंड में है और इधर किस में है, किलोमीटर पर घंटा। तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, 5/18 से इसमें गुणा कर दो। 18 चौका 72, 4 5 20, ये हो गया 20 बराबर x/15। ये क्या होता है, तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो x का वैल्यू निकालोगे तो 15 गुणे 20 कर दोगे। 300 मीटर लंबा जो है पुल है, 300 मीटर लंबा जो है वो पुल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है 12 18 और 24 का लघुत्तम समपवर्तक ज्ञात करें। 12 18 और 24 का लौसा निकालना। आप लौसा क्या होता है, ये वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें ये तीनों से भाग लग जाए, छोटी से छोटी संख्या। आप देखो 12 के पहाड़ा में 36 आता है, 18 के पहाड़ा में, पर 24 के पहाड़ा में नहीं आएगा। 48 12 के पहाड़ा में, 18 के पहाड़ा में नहीं आएगा, ये भी गलत। 12 के पहाड़ा में 72, 12 के पहाड़ा 18 के पहाड़ा में भी 72, 24 के पहाड़ा में भी 72, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, उस खेत का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, बताइएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई है 20 और चौड़ाई है 15, 15 गुणे 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 300 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है।
ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी लगाया है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछा गया था भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था। अब आप बताओगे कि क्या आपने राइट उत्तर लगाया है। तो ये होता है भारत का राष्ट्रपति। अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने सी लगा के आए हैं कि भारत का सर्वोच्च कमांडर का जो नेतृत्व करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जापान की राजधानी और मुद्रा का सही अ, युग्म कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था जापान की राजधानी। तो जापान की राजधानी कहाँ है? ये तो बीजिंग चाइना का है। टोक्यो जापान का है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर आप केवल मुद्रा या उसका राजधानी भी याद किए होंगे तो लगा दिए होंगे राइट उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शाम में जो 8 पीएम पे आपके लिए स्पेशल क्लास होगा वो बिल्कुल देखना ना भूलें। 100% प्रश्न वहीं से आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रश्न पूछा गया और जिन टॉपिकों से पूछा गया हम उन टॉपिकों के ही प्रश्नों को उठाएंगे। विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पैंगोंग त्योसो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है जहां भारत सेना तैनात रहती है? तो ये कहाँ पे है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी जो है अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया था आपसे अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध जो है कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या देवी मंदिर ऑप्शन नंबर बी असम में पड़ता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। जो भी मेरे दोस्त बी लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है थल सेनाध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष जो है कौन थे? जनरल के एम करियप्पम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था गीत गोविंद पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 28वें में पूछा गया था कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के जो लेखक हैं जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 29 सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का जो है मुख्यालय आपसे पूछा गया था और जो भी मेरे दोस्त बताए हैं काठमांडू नेपाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है भारत के किस राज्य को सालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों होना चाहिए, मसालों का बगीचा होना चाहिए। मसालों का बगीचा पूछा गया था। यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, मसालों का बगीचा। तो ये केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना था। अगला प्रश्न पूछा था कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक कौन थे जिन्होंने धर्म का जो है व्यापक प्रचार किया? तो जैन धर्म के कौन थे? आपको पता है महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया था पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो जिनने बताया था 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर था 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है?
बताइएगा। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जिन्होंने बताया है भार बढ़ जाता है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है और इसकी कमी कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, अग्नाशय बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो आपका जो राइट उत्तर था, ये नाभिकीय संलयन जो है लगाना था, और अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम और सूत्र लिखें। हंसाने वाली गैस का नाम और सूत्र लिखना था। तो जिन्होंने यहाँ पे इस प्रश्न का राइट उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड N2O लगाया है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं जिनसे मिलकर अन्य सभी रंग बनते हैं? प्राथमिक रंग कौन से होते हैं जिनसे मिलकर अन्य सभी रंग बनते हैं? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे लाल, हरा और नीला, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, रिकेट्स रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है जिसमें बच्चों की जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? तो रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है यहाँ पे वायुमंडल दाब को मापने के लिए आ, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो है चूने चूने के पत्थर और संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? चूने के पत्थर और संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं, CaCO3 ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल राइट उत्तर था, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना था तो इस तरीके से जो है आज के जितने भी प्रश्न मुझे मिले थे, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम में 8 PM पे जो स्पेशल आपके लिए क्लास आएगा, वो बिल्कुल करके ही जाना, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है। तो बिल्कुल क्लास को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में शाम में 8 PM पे, तब तक के लिए धन्यवाद।